एक चीज देखो, हिंदी का है थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हालांकि पता होगा इसके बारे में जो मैं बताने वाला हूँ। हिंदी के ग्रामर से रिलेटेड थोड़ा सा है। आप अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे, आपके स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ज्यादातर बच्चे जो है वो इसको सिंपल ही पढ़ेंगे, है ना। कॉमा का मैं तो बताता है इसमें, अल्प विराम जिसको बोलते हैं ना हम। हेडफोन आइकन पर क्लिक करो, सेल्यूलर डाटा। तो नॉर्मली इसको यहाँ पर हमको कॉमा का महत्व पता चलता है ना, इंग्लिश में कॉमा, हिंदी में जो है इसको अल्प विराम बोलते हैं। तो अल्प विराम नाम ही है जहाँ पर अगर कोई अनपढ़ पढ़ेगा इसको, जिसको थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना आती है, तो उसको बस रुको मत जाओ पढ़ेगा वो, है ना। जबकि लेकिन दोनों में ही माइन्यूट सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, कॉमा लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब होगा रुको मत जाओ, मतलब किसी से जब बोल रहा है ना कोई, भाई रुक जा, मत जा, ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कर रहा है कि रुक जा, मत जा, है ना। और कॉमा नीचे क्या लेंगे, रुको मत जाओ, है ना। जैसे कई बार जो है ट्रैफिक पुलिस पकड़ रही है, तो उसको बोले रुको मत जाओ, जाओ जाओ, निकल जाओ, यहाँ मत रुको, पकड़ लेंगे वो। तो दोनों का ही मीन अलग हो जाता है एक जरा सा कॉमा से, है ना। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा अल्पविराम का मतलब, लेकिन ये बहुत अच्छा सेंटेंस है जो कि सिखाता है कॉमा अल्पविराम का सही जगह पर लगाने से मीन बिल्कुल अलग हो जाता है, मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को ये, तो इसलिए थोड़ा सा शेयर कर दिया। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, मुझे मालूम है, बेसिक ग्रामर है ये, है ना। लेकिन मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं चाहता आप में से अगर एक आध बच्चा भी ऐसा बाकी हो जिसको ये नहीं पता हो, तो अब पता चल जाना चाहिए, है ना। सिंपल सा है, कॉमा सही जगह पर लगना चाहिए। पहले का मतलब है रुको मत जाओ, मतलब जाने से रोका जा रहा है। और दूसरे में बोल रहा है रुको मत जाओ, मतलब रुको मत जाओ, जाओ निकलो यहाँ से। दोनों का ही मतलब अलग है। ये हिंदी की छोटी सी चीज बतानी थी, इसलिए ये दिखाया। अब हम थोड़ा सा कल के बारे में फिर से आते हैं, कल के टॉपिक पे फिर से आते हैं। अभी तक हम इस चैप्टर में देख चुके हैं परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने पहले दिन थोड़ा सा प्रकाश के बारे में चर्चा करी थी, प्रकाश क्या होता है, कैसे बना हुआ होता है। उसके बाद कल हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा था प्रकाश। हाँ, मैं कंटिन्यू करूँ उससे पहले मैंने एक पीडीएफ शेयर करी है चैप्टर 9 की, है ना। पहले पुरानी बुक में वो चैप्टर 10 था, क्योंकि एक चैप्टर हटा नहीं था, पिछले साल से एक चैप्टर हट गया है, तो वो एक चैप्टर कम हो गए हैं सारे चैप्टर। तो वो चैप्टर 9 की कल वीडियो भेजी है मैंने। सारा मत लिखने लगना उसमें, मैं बताते जाऊंगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो कि हट चुका है ना, जैसे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति हट चुकी है, तो वो मत लिखना बस, है ना। मैं बता दूंगा आज की क्लास में लास्ट में कि क्या नहीं लिखना है आपको। बाकी अगर आप क्योंकि एमएम वाले बच्चों के नोट स्कूल में बनाए जाएंगे तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा अगर अगर आप आपकी इच्छा है, आप अगर बनाना चाहते हो स्कूल से हट के, अगर स्कूल में बनाते नहीं बनाते मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो आप डेली का जितना पढ़ाते जाएं वैसा वैसा उसको लिखते जाया करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके पास नोट्स रहेंगे तो, है ना। तो ये एक छोटी सी बात बतानी थी, नहीं तो आप पूरा उतार लेते उसमें, है ना। मैं बता दूंगा आज की क्लास में लास्ट में कि क्या नहीं लिखना है उसमें। मैं वापस सजाता हूँ अपने चैप्टर के रिवीजन पर। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हमने प्रकाश की परिभाषा पढ़ी, प्रकाश के परावर्तन की। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकनी सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का डायग्राम देखा, जिसमें हमने आपतित किरण देखी, आपतन बिंदु पर अभिलंब देखा, और परावर्तित किरण देखी, आपतन कोण कैसे बनता है अभिलंब के कारण से, वो देखा, परावर्तन कोण कैसा बनता है। उसके बाद हमने देखा कि परावर्तन के नियम दो होते हैं, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, पहला नियम। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों ही एक तल पर स्थित होती हैं। ये हमने देखा था कल की क्लास में। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा कि जो दर्पण होता है वो कैसे बनता है। तो कांच और दर्पण में कल अंतर भी देखा था छोटा सा। जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन करी है उनको नहीं पता है कि क्या पढ़ चुके हैं, तो आप YouTube पर जाकर लिंक जो है वो अनाउंसमेंट में शेयर की हुई है,
अंकुर एस कलाम के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट में साइंस में जाओगे तो आप दोनों क्लास के वीडियो देख सकते हो, आपका ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है ना, तो वो देख सकते हो आप। उसके बाद यदि मैं वापस आऊं तो परावर्तन के नियम के बाद हमने देखा था दर्पण और कांच में क्या फर्क है। कांच के अगर मान लीजिए ये कांच है और यहाँ पर मैंने अगर धातु की पॉलिश कर दी, किसी एल्यूमिनियम की नॉर्मली की जाती, पुराने जमाने में चांदी की भी की जाती थी, किसी धातु की पॉलिश कर दी, तो इसके विपरीत साइड का मतलब ये वाला, यहाँ पर से मुझे अपना चेहरा दिखने लगेगा, ये जो है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करने लगेगा। ये हमने कल मिरर बनाने की तकनीक जानी थी। और उसके बाद बात करी थी कि ये इस प्रकार का मिरर जिसमें परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, प्लेन जैसा होता है, एक सीधी लाइन में होता है, उस प्रकार का दर्पण जो है समतल दर्पण कहलाता है। और यदि यही दर्पण थोड़ा सा कर्व वाला हो जाए, है ना, तो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का कांच है यदि, जिसके आर पार देखा जा सकता है, इसमें दो तरह से पॉलिश की जा सकती है, परत चढ़ाई जा सकती है, मतलब दो प्रकार से इस प्रकार का दर्पण बनाया जा सकता है। कैसा कैसा? एक बार यदि मैं अंदर से धातु की पॉलिश कर दूं तो मुझे इस जगह से, उभरे हुए हिस्से से अपना चेहरा दिखने लगेगा। और यदि मैं इसके उभरे वाले हिस्से पे धातु की पॉलिश कर दूं तो मुझे अंदर वाले हिस्से से अपना चेहरा दिखने लगेगा। दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होंगे। तो जब भी मैं उभरे हुए वाले हिस्से से, मतलब ये वाले हिस्से से अगर देख रहा हूं, मतलब कांच मेरी तरफ से उभरा हुआ है, तो वो उत्तल दर्पण होगा, है ना। और यदि मैं अंदर वाले हिस्सा, गुफा वाले हिस्से से देख रहा हूँ, जहां पर गुफा है, अंदर झुका हुआ है, वैसे दर्पण में अपना चेहरा देख रहा हूँ, तो मैं अवतल दर्पण में देख रहा हूँ। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे बनाए जाते हैं कॉपी पे, वो भी हमने कल सीखा था। यदि मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया है दर्पण, स्क्रीन दिख रही होगी आपको, यदि मैंने ऐसा दर्पण बनाया और इसमें अगर मैंने अंदर, ड्रॉ मत करो, सभी को दिखाई देगा बेटा। यदि मैंने इस प्रकार का दर्पण बनाया और इसमें अंदर से पॉलिश की, है ना, अंदर से पॉलिश की यदि मैंने, तो क्या होगा, मैं उभरे वाले हिस्से से देख रहा हूँ ना। इस प्रकार का दर्पण कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। उभरे वाले हिस्से से मतलब दर्पण मेरी तरफ आ रहा हो यदि, इस प्रकार का दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता था? तीन जगह की बात करी थी अपन ने। पहला तो एटीएम मशीन पर, ताकि हम देख सकें कि पीछे से कोई हमारे कार्ड पे पिन डालते हुए हमें देख तो नहीं रहा है। दूसरा, अंधे मोड़ों पर इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण, देखने के लिए कि बगल वाले रोड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, अंधे मोड़ पर, है ना। और तीसरा जो है उत्तल दर्पण कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हमारे गाड़ी के साइड गाड़ी मिरर के के रूप साइड में। की। बहुत बढ़िया, गाड़ी के साइड मिरर में। अब देखो, कल आपको थोड़ा सा कठिनाई हुई होगी इसको समझने में, टाइम लगा था, आज वही चीज जल्दी जल्दी रिवाइज हो रही है ना। तो घबराया मत करे, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ी सी सब्र रखो। अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं करो, धीरे धीरे आएगा, अभी सब चीजें समझ में आएंगी। अभी भी देखना, जो कल परिभाषाएं पढ़ी थी आज अपन रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। एकदम से नहीं आ सकता है ना, अपन को जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ सकता। और मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को। अपन को कोई ऐसा रेस नहीं लगी हुई है कि अपन को जल्दी से जल्दी खत्म करना है रेस। नहीं, अपन आराम से समझते चलेंगे धीरे धीरे हर चीज को। अपन हर मेरा यही टाइम, यही तरीका रहता है। कल जो पढ़ा है आज उसका एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण कैसा बनाया जाता है? अभी थोड़ा सा स्लो जरूर हूं मैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग अभी मेरे से रमे नहीं हो ना। फिर मैं गलत भी बोलता हूँ ना तो बच्चे समझ जाते हैं कि भैया ये बोलना चाह रहे थे और गलती से मुंह से निकल गए, और वो वही समझते हैं जो मैं बोलना चाह रहा था, है ना। फिर स्पीड बढ़ जाएगी अपनी। अवतल दर्पण कैसे प्राप्त होगा? जब हम बाहर से पॉलिश करेंगे, बाहर से पॉलिश करेंगे, और जो गुफा वाला एरिया है, जो झुका हुआ वाला एरिया है, वहां से हमको दिखाई देने लगेगा, मतलब परावर्तक सतह कहाँ होगी? झुके वाले एरिया पे। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हम किस साइड पॉलिश करें। पॉलिश कैसे भी हो सकता है सतह, मैं ऐसा बनाऊं चाहे ऐसा बनाऊं, दोनों ही केस में अगर अवतल दर्पण बनाना है तो झुके वाले हिस्से से चेहरा दिखना चाहिए, मतलब इधर से चेहरा दिखना चाहिए, मतलब इसके विपरीत पॉलिश करूंगा, इधर पॉलिश करूंगा तो ये अवतल दर्पण होगा। इधर झुके वाले हिस्से से दिखना चाहिए, पॉलिश यहाँ करूंगा, अंदर वाले हिस्से से दिखाई देगा। तो कैसा भी बनाऊं मैं, है ना, ज्यादातर जो है वो इस तरह से बनाऊंगा मैं अवतल दर्पण, लेकिन कैसा भी कर ले सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए उसमें। सो अवतल दर्पण कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण जो है सबसे पहली चीज जो है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं, दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक जो है वो छोटे छोटे, कल अपन ने देखे थे मिरर, दांत में पीछे के हिस्सा देखने के लिए दंत चिकित्सक जो है वो यूज करते हैं इसको।
और दूसरा हमने देखा था इसमें कि अवतल दर्पण, कोई नाई। बताएगा? नाई नाई इस्तेमाल में करता वही है, तो बहुत नाई बढ़िया। करते हैं ना। शेविंग और मिरर के गाड़ी रूप की वो में। हेडलाइट होती है। बिल्कुल सही है। गाड़ी की हेडलाइट। अब बताओ कैसे नहीं पता है तुम्हें, अवतल दर्पण के इस्तेमाल शेविंग मिरर के रूप में जाना जाता है, इसको नाई इस्तेमाल करता है। और दूसरा जो है हाँ। नाई, चिल्लाओ नहीं भाई। वीडियो सारे बंद रखा करो बेटा, है ना, वीडियो मत खोलो तो आपकी प्राइवेसी वो रखी। सौर भट्टी, हाँ गलत लिखा गया है पायल, बिल्कुल हाँ समझ गया मैं। सौर भट्टी में बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ आज हम एक और छोटा सा वीडियो देखेंगे आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले और डेफिनेशन रिवाइज करने से पहले। सौर भट्टी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कल अपन ने देखी थी, सौर भट्टी एक डिश के समान होती है, उसमें कुकर रखा हुआ था सामने। आज फिर परिभाषाएं देखी थी, जिसका रिवीजन करना है उसका रिवीजन देखने से पहले हम एक बार एक वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। केवल मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। मैं साइज बड़ा कर लूँ, नहीं करूँ, नहीं करता, बड़े में फिर वो अटकता है ज़्यादा। छोटा ही रहने दे रहे हैं, मेरे ख्याल से विजिबल होगा, आपको दिख रहा होगा क्या है। यहाँ पर इन्होंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मतलब रियल लाइफ में कैसे दिखाई देते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। आप यहाँ पर देखो, अलग अलग प्रकार के मिरर रखे हुए हैं इनके पास। एक ये उभरा हुआ है, मैं जिनका नाम लूंगा वही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। मेघा है क्या, मेघा? एमएम नहीं, एमएम वाली नहीं, बैरागढ़ वाली। मेघा नहीं आई आज। अ, श्रद्धा आप बताओ, ये यहाँ पर जो ये रखा हुआ है मिरर कौन सा वाला, ये वाला, ये कौन सा मिरर है? अवतल या उत्तल? उभरे वाले हिस्से से देख रहा है, चम्मच के पीछे वाला हिस्सा। अनुष्का। भैया। श्रद्धा, हाँ। उत्तल। उत्तल, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एक और मिरर दिखाई दे रहा है, ये साइड से, अब सामने से तो ये गोल ही दिखाई दे रहा है अपन को, लेकिन रियलिटी में ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा मुड़ा हुआ है ना, प्लेट में जैसा कटोरी होती है ना वैसा मुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा मिरर होगा? अवतल मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, है ना। एक्चुअली में इसको एक और जगह तरह से याद रख सकते हो, इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। केव मतलब समझते हो ना, गुफा होती है, कॉनकेव। तो कॉनकेव, CAVE, CAVE, केव मतलब गुफा। मतलब ये देखो गुफा, मतलब इसके अंदर देख रहे हैं ना अपन, इसके अंदर देख रहे हैं, तो ये कॉनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, है ना, इनके सामने दोनों ही चीजें रखी हुई है। प्ले करते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहे हैं हमें। अभी हम दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है। यहाँ पर ये वाली चीज एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और समतल दर्पण दो तीनों ही हैं। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है उन्होंने। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज जो है उभरी हुई दिख रही है, थोड़ी सी हल्की सी मुड़ी हुई, हल्की सी। आप देखो सीधी नहीं है। अगर मैं सीधी लाइन खींचना चाहूँ, आप देख पाओगे अंतर दोनों में ही। सीधी लाइन यहाँ से खींचूं मैं, तो सीधी लाइन ऐसी होती है, लेकिन देखो ये कैसा है, उभरा हुआ है ना। तो ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये उभरा हुआ है। उभरा हुआ है मतलब कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण है। और यही चीज अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, इस वाले सतह पर दिखाऊं, तो उन्होंने एक ही चीज में तीनों चीजें बना दी। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो आप देखोगे ये अंदर से घुमा हुआ है, मतलब कौन सा है, हम गुफा में देख रहे होंगे, मतलब अवतल दर्पण है। और यही इस सिरे पर देखूं मैं, तो आप देखोगे बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, मतलब ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट खुद से इजाद किया है, बनाया हुआ है, जिसमें तीनों दर्पण दिखाई दे रहे हैं, समतल, उत्तल और अवतल। कल को कोई क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम तीन नहीं बोलेंगे, हम दो ही बोलेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, गोलीय दर्पण फिर से दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, है ना। तीन नहीं बोलिएगा, गड़बड़ हो सकता है। चलो नाम लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, और गोलीय दर्पण फिर से दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
ये उत्तल दर्पण में इमेज दिखा रहा है, देखना ध्यान से। अरे यार ये बहुत लैग कर रहा है वीडियो चलाने में, मैं कल से डाउनलोड ही कर लिया करूंगा। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी, एक चीज थोड़ा सा अ, अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं है, पर यहाँ पर देखो ध्यान से। अच्छा, वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने खुद बनाया हुआ है, उसकी फिक्र मत करो। वो एक ही चीज में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों ही है, समतल दर्पण दोनों ही है। उस पे ज्यादा ध्यान मत दो। ये देखो, ये वाला दर्पण जो है उत्तल दर्पण है, सामने से उठा हुआ है ना, हमारी तरफ आ रहा है, तो उत्तल दर्पण है। और देखो सामने इन्होंने एक स्केल रखा, और पीछे आपको शायद ये व्यक्ति भी दिख रहे हैं, इनका चेहरा ऊपर दिख रहा है, मतलब ये देखो मोमबत्ती, देखो मोमबत्ती की लो ऊपर ही दिखाई दे रही है, मतलब सीधे प्रतिबिंब बन रहे हैं उत्तल दर्पण में। ज्वाला ऊपर है तो ऊपर ही है। गेस व्हाट, अगर इसकी जगह अवतल दर्पण होगा तो क्या होगा? देखो ये होगा उत्तल दर्पण। ये कुछ आईने जो है वो फन के लिए लगाए जाते हैं, ये उत्तल दर्पण है जिसमें अपने आप को देख रही है। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसे समांतर लाइट को एक बिंदु को फोकस करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, ये केवल इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, आपने लेंस से कागज जलाए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बंदा क्या कर रहा है, ये एक अवतल दर्पण के सामने एक कागज रख रहा है और देखो आग लगा के दिखा रहा है। ध्यान से देखोगे आप तो समझ में आएगा। इनके सामने एक, ये देखो प्लेट जैसा दर्पण दिख रहा है ना, एक अवतल दर्पण है, और उन्होंने जैसे ही सामने कागज रखा तो कागज में आग लग गई। एक बार फिर से देखो ध्यान से, केवल लेंस से नहीं दर्पण से भी लग सकती है आग। अवतल दर्पण सोलर भट्टी में यही इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण सामने रखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ही उन्होंने वो रखा फोकस बिंदु पर तो उस पे आग लग गई। अब यहाँ पर लैब में आ गए हैं वो। अब कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है, देखो ध्यान से। ये सर जी जो है एक अवतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, खुद एक वस्तु की भांति काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बगल में आपको इनका छवि दिखाई दे रही है ना, ये इनका प्रतिबिंब है। कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा। सर नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब उत्तल दर्पण में सीधे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, और अवतल दर्पण में उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, मतलब अपसाइड डाउन, मतलब सर नीचे की तरफ दिखाई देगा। नरेश मालवीय कौन है? नरेश मालवीय को अगर कोई जानता है उसको कॉल करो भाई, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो आवाज नहीं आ रही होगी तो बार बार ज्वाइन कर रहा है। अगर मैंने यहाँ से आपको डिसअलाउ करा, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ से रिक्वेस्ट, तो फिर आप कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। मैं उसको बता दूं एक बार। चलो, तो निष्कर्ष क्या निकला इस वीडियो में? पहले उन्होंने उत्तल दर्पण में अपनी इमेज दिखाई, यहाँ पर बिल्कुल सीधी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जहां मोमबत्ती का सिरा था ऊपर ही दिखाई दे रहा है। और उन्होंने जब अवतल दर्पण में खुद को इमेज दिखाई, तो अवतल दर्पण में नहीं दिखाई देगी इमेज, हम यहाँ पर बाहर की तरफ देखेंगे, पर्दे पे प्राप्त करेंगे उसकी इमेज को, तो उनकी इमेज उल्टी दिखाई देगी। नहीं समझ में आया है तो अभी इसके प्रैक्टिकल बाकी है। हाँ, बैरागढ़ वाले बच्चों को भी करवाएंगे, एमएम वाले बच्चों को भी करवाएंगे। प्रकाशिक बेंच पे अभी तो नहीं करवा पाऊंगा मैं, लेकिन स्कूल लगेंगे तो दोनों ही स्कूलों में करवाए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक बच्चा जो है वो अवतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, तो अवतल दर्पण से हमेशा उल्टे प्रतिबिंब नहीं मिलते हैं, ये वीडियो ये दिखा रहा है, ध्यान से देखना। केवल देखो, कोई अभी याद करने की बात तो हो ही नहीं थी, केवल ऑब्जर्व कर देखो। ये बंदा जो है, बच्चा जो है, एक अवतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है। कुछ चीज अलग लग रही है इस वीडियो, इस फोटो में? कोई देख पा रहा हो तो
ऑब्जर्व कर पा रहे हो यदि, तो कुछ अलग लग रहा है इसमें? कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, सेम टू सेम, सिंपल ही लग रहा है। बच्चे का मुंह बड़ा दिख रहा है, ये तो ठीक है, मान सकता हूँ मैं, बच्चे का मुंह बड़ा भैया जो पीछे है ना, हाँ। वो अलग दिखाई दे रहे हैं। अलग मतलब? मतलब उल्टे। एग्जैक्टली exactly. बहुत बढ़िया श्रद्धा। यहाँ पर आप अगर अवतल दर्पण के सामने किसी सर्टेन पोजीशन पे खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, सर ऊपर ही दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सीधे उल्टे की बात हो रही है यहाँ पर। सर ऊपर है तो सर ऊपर ही है। ये बंदा पीछे उल्टा खड़ा होगा क्या? मतलब अवतल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अगर ज्यादा पास खड़े हुए होगे तो वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, दूर खड़े हुए होगे तो उल्टे प्रतिबिंब नजर आएंगे आपको। कैसे, अभी देखने वाले हैं, बेफिक्र रहो। प्रैक्टिकल भी देखेंगे और अभी थ्योरेटिकल भी देखेंगे। अवतल दर्पण दोनों प्रकार की इमेजेस मिलती हैं हमको। बड़ी भी मिल रही है ना, उसके चेहरे से बड़ा हो, बस इतना ही दिखाना था। अब आप बोलोगे कि क्यों दिखाया ये, इसकी जरूरत क्या थी? थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगी इसकी जरूरत क्या थी। अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ जाता हूँ। अब थोड़ा सा अपन आगे वाले टॉपिक देख लेना, पहले कर डेफिनेशन रिवाइज कर लें थोड़ी सी, और फिर आगे भी बढ़ जाए धीरे धीरे। और एक मैं तो लम्बा मार एक कप तक ले जाऊंगा और माइक बंद करो बेटा। कर लिया। चलो, हमने कल 6 डेफिनेशन। नरेश, आपका माइक खुल रहा है बार बार बेटा, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। माइक तब ही खोलना है जब आपसे खोलने को बोला जाए। क्वेश्चन आए आप मैसेज करिए, रेज हैंड कीजिए। आप हैंड रेज जैसे ही करेंगे मैं आपको माइक खोलने का बोलूंगा, तब माइक खोलिए, नहीं तो माइक खोलने की जरूरत नहीं है। सभी लोग डिस्टर्ब होंगे बेटा, है ना। और ऐसे ही जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ, कोशिश करिए सब ना चिल्लाइए, मैं एक बच्चे से पूछ लूंगा, वो आंसर दे दे, अगर वो नहीं आ रहा तो दूसरे से आंसर पूछ लूँ, या तब मैं सभी लोग अगर माइक खोल के चिल्लाओगे तो अपन को तो लगता है अपन ने माइक खोला है, अच्छा आंसर दे रहे हैं हम, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जूम पर सभी बच्चों को कान फटने जैसी आवाज आएगी, सभी अगर एक दो माइक खोलकर सभी चिल्लाएंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा। इसीलिए जूम ऐप का थोड़ा सा ये परेशानी है, तो उसको समझो। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो नाम लेके पूछूंगा, और अगर फिर भी अगर बोलना चाहते हो आप तो चैट में लिखो, बहुत अच्छा होगा। चलो डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहली डेफिनेशन है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, है ना, आपको पीडीएफ मिली है, उसमें लिखी हुई थी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो हम ये समझ गए हैं कि गोली दर्पण जो है, गोली दर्पण एक रियलिटी में गोला होता है जिसका केंद्र भी होता है और उसकी त्रिज्या भी होती है। तो गोली दर्पण मतलब, अगर मान लीजिए ये दर्पण है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये वाली डेफिनेशन में तो किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन थी, कल हमने देखी थी। उसके बाद यदि मैं बात करूं दूसरी डेफिनेशन की, तो वो थी, दूसरी डेफिनेशन थी हमारी ध्रुव की, है ना। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव जिसको हम पी से दिखाते हैं ना, ध्रुव मतलब पोल, पी। ध्रुव किसे कहते हैं? तो हम यदि दर्पण बनाते हैं, मान लीजिए ये मैंने एक दर्पण बनाया हुआ है, थोड़ा सा रफ ही बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता बात करेंगे क्योंकि आज भी पढ़ना है अपन को। रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी आती है डेफिनेशन, इसलिए टाइम ले रहा हूँ। यदि हम किसी दर्पण के परावर्तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ होगा, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद हमने देखी मुख्य अक्ष की डेफिनेशन। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं भाई? मुख्य अक्ष जो है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा। अभिलंब भी काल्पनिक था ना, ये भी काल्पनिक है, रियलिटी में नहीं होता है, केवल हम बनाते हैं ताकि कोण वगैरह नाप सके, दूरी वगैरह नाप सके।
तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से ऊपर जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और चौथी डेफिनेशन हमने मुख्य फोकस की देखी थी, उसको अभी डिस्कस करना है अपन को। और पांचवी देखी थी अपन ने द्वारक की। एक कोई छूट गई है क्या? नहीं, सही है, 6 डेफिनेशन थी, मैंने इनको दोनों को साथ में कर दिया, इसलिए कॉपी में आपको 6 दिखेंगे। द्वारक किसको बोलते हैं? ये दोनों बिंदु को मिलाएं यदि हम, ये कौन से बिंदु हैं? परावर्तक पृष्ठ के दोनों बिंदु को मिलाएं यदि हम, तो हमें द्वारक प्राप्त होता है। परावर्तक पृष्ठ के दोनों बिंदु को मिलाएं तो द्वारक प्राप्त होता है। अगर डेफिनेशन रटी हुई है, किसी ने कोशिश करी होगी, पक्के में करी होगी किसी ने याद करने की, अगर पीडीएफ में देखा होगा, तो उसके लिए भी बोल देता हूँ। द्वारा किसे कहते हैं? द्वारा किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारा कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार, वृत्त के आकार, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है ना। तो ये हमारा द्वारक है, बहुत कम हाँ, द्वारक तो पूछा जा सकता है। भैया हाँ भैया आपने वो भी तो बताई थी कि दर्पण के शुरुआती और आखिरी बिंदु को मिलाने पर द्वारक हाँ हाँ, बनता है। वही बताया मैंने, वही बोला कि अगर आपको बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है, स्टैंडर्ड नहीं पहुंचना है, तो आप इसको बोल सकते हो, दर्पण के पहले और अंतिम बिंदु को जो हम मिलाते हैं, जो रेखा प्राप्त होती है, उसे हम द्वारक कहते हैं। ये बिल्कुल साधारण भाषा में लैंग्वेज में है, लेकिन हमको अभी समझने के लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन धीरे धीरे अपन उसी पे पहुंचेंगे, उसी को याद करेंगे, तो सही नंबर उसी पे मिलेंगे। इस पे मिल सकते हैं नंबर पूरे और नहीं भी मिल सकते हैं ना, इस पे रिस्क है। ये समझने के लिए बहुत अच्छी है, हमको समझ में आती है, कोई अगर पूछेगा आप बता दोगे तो वो भी समझ जाएगा, बिल्कुल अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे अपन स्टैंडर्ड पे पहुंचेंगे। अच्छा, अब अपन को जो है आज फोकस पे बात करना है, फोकस से जुड़ी हुई एक बात भी सीखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आती है और क्वेश्चन उसके न्यूमेरिकल भी हैं, जो कि बुक में दिए हुए हैं। तो हम एक अवतल दर्पण का केस ले लेते हैं। हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ले लीजिए, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। तो होता क्या है, जैसे अभी आपको सौर भट्टी के बारे में बताया मैंने, और यदि हम अच्छा एक सिंपल सा केस लेते हैं। देखो, सूर्य का प्रकाश किरणें होती है ना, जो सूर्य की प्रकाश किरणें हमेशा स्ट्रेट होती, हमेशा सीधी होती है। स्ट्रेट मतलब सीधी होती है। सूर्य से जो प्रकाश, मतलब हमको मालूम है ना, प्रकाश जो है वो प्रकाश किरणों से बना हुआ है, और प्रकाश किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये ऑब्जेक्टिव भी है। प्रकाश की जो प्रकाश किरणें हैं या प्रकाश है, वो हमेशा कैसा जाएगा? सीधा जाएगा, हमेशा, है ना, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है इस पे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब होता क्या है, ये देखो, दर्पण हमारे सामने है, तो प्रकाश सीधी रेखा में तो आ रहा है, मान रहा हूं, लेकिन जरूरी है कि ऐसे ही आए सीधी रेखा में? ऐसा भी तो आ सकता है, ऐसे भी टकरा सकता है, ऐसे भी आ सकता है तो अभी भी सीधी रेखा ही, बस थोड़ी सी एंगल पे आ रही है, एक कोण बना रही है ये, है ना, कैसा भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधी ऐसे ही आए। ये जो आड़ी मैं ये वाली रेखा बना रहा हूँ, ये भी है, तो अगर मैं सूर्य यहाँ पर है तो ये भी है, तो सीधी रेखा ही, मतलब एक सीधी, है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही आएगी प्रकाश किरण। जैसे मान लो, देखो, अगर तुमको बोल रहे हो कि सीधी रेखा है, तो फिर आड़ी रेखा कौन सी होगी? आड़ी रेखा भी तो इसको ही बोलते हैं। मैं यहाँ पर रेखा की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्रकाश किरण की बात कर रहा हूँ। दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है। एक इसको इस तरह से समझो, यदि मैंने टॉर्च यहाँ रखा, है ना, यहाँ पर मैंने टॉर्च रखा मान लीजिए, तो टॉर्च से जो प्रकाश किरण आएगा, वो प्रकाश ऐसा आ रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा। तो कुछ प्रकाश किरणें ऐसी जा रही होंगी, कुछ ऐसी जा रही होंगी, कुछ ऐसी जा रही होंगी, है ना। तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, तो ये अगर प्रकाश किरण एक है, तो ये भी तो प्रकाश किरण है। तो अगर हम एक एक सिंगल प्रकाश किरण को देखें, तो वो एक सीधी रेखा है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है, प्रकाश खालिस्तान में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, सीधी और सरल रेखा में गमन करता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रकाश स्रोत से हमेशा समांतर आपतित होगा, बिल्कुल नहीं, वो तिरछा हो सकता है ना। तो अब होगा क्या, हम अवतल दर्पण के केस में इसी को समझेंगे मुख्य फोकस के लिए, कि अच्छा देखना, अब यहाँ पर मेरा ध्रुव बना दिया था, अपन परिभाषा पढ़ चुके हैं अब, तो ये अपन ने ध्रुव बना दिया, द्वारक की जरूरत नहीं है, मुख्य अक्ष की जरूरत है, तो मुख्य अक्ष जरूर बना लूंगा मैं। ये बना लिया मैंने मुख्य अक्ष। माइक म्यूट करो बेटा, माइक मत खोलो बार बार।
ये बना लिया मैंने मुख्य अक्ष। उसके बाद इसका वक्रता केंद्र जो है वो यहाँ कहीं होगा, क्योंकि अपन इसको अगर गोला बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा। मैं यहाँ ले रहा हूँ, थोड़ा सा दूरी ले रहा हूँ। ये वक्रता केंद्र होगा, हमने परिभाषा पढ़ी है कि ये गोले का भाग होगा तो उसका केंद्र वक्रता केंद्र होगा। अब यहाँ पर इस दर्पण के सामने, अब यहाँ से तो प्रकाश किरणें आएंगी नहीं, क्योंकि यहाँ से तो हमने पॉलिश की हुई है। हमेशा प्रकाश कहाँ से टकराएगा? इसकी परावर्तक सतह से टकराएगा, है ना। आप चेहरा देखते तो सामने देखोगे ना, परावर्तक पृष्ठ पे, पीछे से तो चेहरा दिखेगा नहीं क्योंकि उस साइड से तो पॉलिश है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु हमेशा यहाँ पर होगी, टॉर्च हमेशा यहाँ से होगा। तो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो दो तरह से आ सकता है, या तो वो इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, या फिर थोड़ा सा तिरछा हो सकता है ना, इन्हीं दो तरह से आएगा। या तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा या फिर तिरछा आएगा, है ना। अब समांतर ऊपर से जरूरी नहीं ऊपर से आए, नीचे भी आ सकता है समांतर, नीचे से भी आ सकता है तिरछा, वक्रता केंद्र से भी आ सकता है वो तिरछा, है ना, यहाँ से भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। तो अभी मैं कौन सी केस ले रहा हूँ? अभी मैं ले रहा हूँ जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो हमने एक प्रकाश किरण ले ली जो कि बिल्कुल समांतर आपतित हुई है मुख्य अक्ष के, बिल्कुल पैरेलल है। तो हमें ये सिखाया जाता, अभी देखना था आपने, उसने अवतल दर्पण के सामने कागज रखा था तो तुरंत जल गया था, है ना। तो जब भी कोई प्रकाश किरण सामने से समांतर आपतित होगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो हमेशा टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? वो मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरेगी, और इस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं, कैपिटल एफ। एक बार फिर से सुनो। यदि कोई प्रकाश किरण, अब यहाँ इसको ऐसा दिखाना जरूरी है, प्रकाश किरण दिखना चाहिए, ये यहाँ से आई और यहाँ से गई, है ना। एक और बात फिर से समझो, जरूरी थोड़ी ना ऊपर से या नीचे से भी आ सकती है ना प्रकाश किरण। मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। जब ये प्रकाश किरण यहाँ से भी, तो ये भी तो समांतर प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के। यदि ये समांतर आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। जरूरी दो ही आए, यहाँ से भी तो आ सकती है प्रकाश किरण समांतर, क्योंकि दर्पण पे तो करोड़ों प्रकाश किरणें आपतित होंगी, कुछ समांतर आएंगी, कुछ समांतर नहीं भी होंगी। एक प्रकाश किरण अगर मैं यहाँ से लाऊं, ये भी अगर समांतर है तो ये भी कहाँ से होकर जाएगी? ये भी इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर मैं इस प्रकाश किरण को एक और को यहाँ पर खींच दूं, मतलब कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये हमारे लिए बिल्कुल नियम है, ये समझ लो कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष मुआ, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। सिंपल, है ना। तो मुख्य फोकस की डेफिनेशन अभी मैं इसमें थोड़ा सा झोल है, धीरे धीरे अच्छा उस डेफिनेशन को, अभी के लिए यही याद रखना पड़ेगी आपको। जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के, किसी नहीं, अवतल दर्पण के, जब कोई प्रकाश किरण, क्योंकि अपन ने कौन सा दर्पण लिया है? अवतल दर्पण लिया है ना, अवतल दर्पण। जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के, अभी इसमें थोड़ा सा झोल है ना, उत्तल दर्पण बाकी है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कैसा बनेगा वो भी देखना है। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आई, यहाँ से गई, एक नीचे वाली आई, यहाँ से गई, है ना। कम से कम दो प्रकाश किरणें हमेशा बनाएंगे अपन। एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरणें चाहिए, तो कम से कम हमको दो प्रकाश किरणें चाहिए, कम से कम दो तो चाहिए। एक प्रकाश किरण से नहीं बनेगा कभी भी, दो से ज्यादा ही होना चाहिए। दो से ज्यादा हो जाएंगे, कम नहीं होना चाहिए। दो या दो से अधिक हमको प्रकाश किरणों की आवश्यकता चाहिए अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी? मुख्य फोकस की परिभाषा होगी, जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। या इसको थोड़ा सा अलग करें, परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के, क्योंकि ये बिंदु, फोकस बिंदु कहाँ पर है, मुख्य अक्ष पर ही है ना, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। है ना इजी, हो भी गई होगी बहुत सारे बच्चों को याद। मुख्य फोकस नहीं की हुई। परिभाषा नहीं हुई, एक बार फिर से देखते हैं। मुख्य फोकस की परिभाषा देख रहे हैं, काहे की मुख्य फोकस की किस शुरुआत कहाँ से करेंगे, प्रकाश किरण से। जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। है ना। तो अगर इसको आपको रटने में दिक्कत जा रही है तो एक बात सिंपल सी समझो, सिंपल सी बात। उस व्यक्ति ने आग लगाई थी अवतल दर्पण के सामने, लगाई थी ना। तो यदि हम कोई अवतल दर्पण बनाए और अवतल दर्पण, कोई पूछेगा मुख्य फोकस किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आ गया मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे यदि अवतल दर्पण के सामने यदि हम समांतर प्रकाश किरण आपतित करवाएं, आपतित तो बोल सकते हो ना, यदि हम किसी अवतल दर्पण के सामने, अवतल बोलना जरूरी है ना, उत्तल का के समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि क्यों कंफ्यूजन है, क्यों गड़बड़ है, मेरे ख्याल से 10 मिनट के ब्रेक के बाद ही समझाना पड़ेगा। क्या बता रहा हूँ मैं, मुख्य फोकस की परिभाषा जनरल वे में, बिल्कुल अगर रट नहीं पा रहे हो तो, कोई अवतल दर्पण के सामने अगर हम समांतर प्रकाश किरण आपतित करवाएं तो वो हमेशा हमेशा कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। इतना तो याद रख सकते हो। किसी अवतल दर्पण के सामने यदि हम समांतर प्रकाश किरण आपतित करवाएं तो वो हमेशा किस बिंदु से होकर जाएंगी, फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। और ये वाला डायग्राम बना दो, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। इसको लिख दो आप मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। है ना, मुख्य अक्ष थोड़ा सा पतला बनाना, है ना, इसको बता दो, यहाँ पर बता दो ध्रुव, और प्रकाश किरण को ऐसा एरो जरूर बताना। एक दो प्रकाश किरण ये थी, एक दो और बनाई है मैंने, एक यहाँ से आई टकराई, और ये भी कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एक प्रकाश किरण यहाँ से आई ऐसी, और ये भी कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण के सामने अगर प्रकाश किरण